आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में कॉमन होता है फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी एज वेल एज प्लांट फिजियोलॉजी। तो आप अगर डीबीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये दोनों के दोनों पोर्शन ही आपसे डीबीटी में पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन जो है दोनों में ही कॉमन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। अब जो भी बच्चे नॉन प्लांट बैकग्राउंड के हैं या फिर जिन्होंने कभी प्लांट का डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है उनके लिए शायद ये वर्ड थोड़ा सा नया हो जाए। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब भी एक सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है, मान लीजिए ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो देखा क्या जाता है कि जब ये सीड जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले आपको जो अबव ग्राउंड जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है, या फिर अबव और बिलो ग्राउंड अगर दोनों की हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कुछ ऐसा हमें प्लांट देखने को मिलता है, राइट। और ये मान लेते हैं कि ये प्लांट है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम लोग ये जो है हम एक लैंड बेस बना ले रहे हैं, और ये ऊपर वाला पार्ट है शूट पार्ट, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट है जिसे हम रूट कहते हैं। मतलब कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है, जस्ट अ बेबी प्लांट की तरह जब कंसीडर किया जाता है, तो ये कुछ ऐसा ही शो करता है, राइट। अब देखने को ये मिलता है कि ये जो पार्ट है जो आगे चल के रूट बनेगा, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होती हैं? आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा स्टेम सेल का। तो जैसे कि मेनली एनिमल्स के अंदर जो हम स्टेम सेल देखते हैं, वैसे ही कुछ हद तक काम करने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि प्लांट में पाई जाती हैं, जिनके पास डिवीजन प्रॉपर्टी काफी ज्यादा हाई होती है। तो जब प्लांट अपने इनिशियल टाइम के ग्रोथ पीरियड को शो कर रहा होता है, तो उस टाइम पे ये मेरिस्टेमेटिक जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है। जो एरिया रूट वाले रीजन में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं रैम। रैम इज व्हाट? रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं सैम, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो सैम क्या करता है, जो शूट वाला एपिकल यानी सबसे एपेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट मेरिस्टेम की बात की जा रही है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, जितना भी अबव ग्राउंड में आप स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, जितना भी आप अबव ग्राउंड में जितना भी पार्ट देख रहे हो प्लांट का, वो बनता है विद द हेल्प ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो रूट वाला जोन होता है, अलग अलग जोन पाए जाते हैं रूट में, वो बनता है रैम की मदद से रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने एक बेसिक आइडिया के थ्रू आपको समझा दिया कि मैं आज क्या डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल रीजन है, ये वाला रीजन, इसे हम जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम का नाम देते हैं। और ये वाला पोर्शन आगे चल के जो अबव ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर जितना भी आप एक पौधा देखते हो और जितने भी उसमें पार्ट्स आपको नजर आते हैं, दैट हैज बीन डेवलप फ्रॉम दी सैम, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आता है कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है, एवरीथिंग। सो शूट एपिकल मेरिस्टेम आर द सोर्स ऑफ अबव ग्राउंड ऑर्गन सच एज लीव्स एंड फ्लावर्स. The shoot apical meristem is the site of most of the embryogenesis in the flowering plant. तो जैसे कि मैंने कहा, जितने above ground structure होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल लीव्स, फ्लावर, ये सब कुछ कहाँ से बनते हैं? सैम से ही, मतलब कि ओवरऑल ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। So primordial of the leaf, sepal, petal, stem and ovaries are initiated from here. ये सारे के सारे पार्ट क्या हैं? ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो अबव ग्राउंड के ही पार्ट है। मतलब जमीन के ऊपर जो पौधा पाया जाता है, जितना हिस्सा, जितना पार्ट उसका अबव ग्राउंड एरिया में पाया जाता है, वो सारे पार्ट यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अब ये जो सैम होता है, देखिए जरा ये पिक्चर देखिए, और ये जो मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, राइट। जब एक पौधा ग्रो कर रहा होता है तो ये कुछ ऐसे दिख रहा होता है वो पौधा, इस ढंग से। और ये वाला एरिया जो है रैम का होता है। तो ये वाले पोर्शन को इन्होंने क्या किया है, हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर। तो एक्चुअल में होता ये है कि सैम के पास जो है टोटल 3 सेल की लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम L1, L2 एंड L3 कहते हैं। L1 जो है आप देख सकते हो, ये आउटर मोस्ट होता है, ठीक है। L3 इनर मोस्ट होता है, जो कि थर्ड लेयर कहलाएगा। और L2, L1 और L3 के बीच में प्रेजेंट लेयर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या क्या बनाती है। तो L1 इज द आउटर लेयर एंड फॉर्म द एपिडर्मिस इन द डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ द शूट। तो जो शूट आगे चल के डिफरेंशिएट होता है, वहां पर एपिडर्मिस बनाने का काम करती है L1 लेयर।
L2 क्या करती है, इट इज द सेकेंड लेयर एंड दे आर द सोर्स ऑफ टिश्यू दैट मेक अप द प्लांट बॉडी। तो L2 जो लेयर होती है वहां पर वो एक ऐसा सोर्स बनती है जहां के टिश्यू जो है आगे चल के पूरे प्लांट की बॉडी बनाते हैं। और L3 जो है दैट इज द थर्ड लेयर एंड दे आर सोर्स ऑफ टिश्यू दैट मेक अप द प्लांट बॉडी, सेम एज द L2। ठीक है, L2 एंड L3 जो है आपको देखने पे भी पता चल रहा है कि ये इंटरनली प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और L1 बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, ईच लेयर हैज इट्स ओन स्टेम सेल, ये तीनों लेयर के पास अपनी खुद की स्टेम सेल होती है। एंड ऑल थ्री लेयर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम एंड द लेटरल ऑर्गन, और तीनों ही लेयर जो है अपने अपने तरीके से स्टेम एज वेल एज लेटरल ऑर्गन को बनाने में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, क्वेश्चन आता है जीन्स से। ठीक है, लेकिन समहाउ अगर हमें डील करना है तो हमें बेसिक भी थोड़ा बहुत तो क्लियर रहना चाहिए। अब बात करते हैं जीन्स के बारे में। यहाँ कौन कौन सी जीन्स होती हैं जो कि सैम को कंट्रोल करती हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम को कंट्रोल करती हैं। तो टोटल मेजर तरीके से 3 क्लासेस ऑफ जीन्स होती हैं। पहले को हम बोलते हैं एसटीएम विच इज द शूट मेरिस्टेम लेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है एसटीएम जीन। ये एसटीएम जीन का काम क्या होता है, इट मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ सैम, suppresses the differentiation of meristem, and STM positively regulate the Wuschel gene and the Wuschel maintain the stem cell population। तो देखिए होता क्या है, STM जो है एक टाइप की जीन होती है, ये सैम में प्रेजेंट होती है, एज वेल एज सैम में प्रेजेंट रहकर वो सैम की पहचान बनाए रखती है। और सैम की पहचान क्या है कि वो एक मेरिस्टेम है, वो लगातार डिवाइड करेगा, और वो एक ऐसा मेरिस्टेम है जो कि अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक आइडिया है रिगार्डिंग दी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एक दो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ देते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं वही मेनली डिवाइड करना जानते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल जो होते हैं वो रेयरली डिवाइड करते हैं, अगर एक दो केसेस को हम हटा दें जो कि रीजनरेशन प्रोसेस में देखे जाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं वही ज्यादा डिवाइड करते हैं। और मेरिस्टेम जो होता है एक टाइप का एक अनडिफरेंशिएटेड सेल माना जाता है जिसके पास अपना अभी कोई फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ डिवाइड करना जानता है। तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन गेन कर लेना। और मेरिस्टेमेटिक सेल अगर फंक्शन गेन कर लेगा तो डिवाइड कौन करेगा। तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि शूट एपिकल एरिया में प्रेजेंट है, ओवरऑल हम जिसको सैम का पोजीशन कह रहे हैं, तो वहां पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसका डिफरेंशिएशन होना जरूरी नहीं है, उसको डिवाइडिंग फॉर्म में रहना जरूरी है। तो सैम क्या करता है, इसी डिफरेंशिएशन को वो मेरिस्टेमेटिक एरिया में रोक देता है और उसको डिफरेंशिएट नहीं होने देता है। हेंस वहां पे जो मेरिस्टेम है वो फंक्शन गेन नहीं करता है, फंक्शन नहीं गेन करने की वजह से लगातार डिवीजन कर रहा होता है। इतना ही नहीं, एसटीएम का एक फ्रेंड है जिसे हम वुशल कहते हैं, WUS। फ्रेंड कहने का मतलब हो गया पॉजिटिव रेगुलेटर, यानी एसटीएम एंड वुशल समहाउ मिलकर एक जैसा काम करते हैं। एसटीएम एक्टिवेट कर सकता है वुशल को, और वुशल क्या करता है, इट मेंटेन द स्टेम सेल पॉपुलेशन। और वुशल का काम होता है कि सैम एरिया में जितने भी स्टेम सेल है, जिसे हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल कह रहे हैं, उसके पॉपुलेशन को बनाए रखना। ठीक है, उसके पॉपुलेशन को अच्छा खासा वहां पे रिच रखना। ये हो गई पहले जीन की कहानी कि व्हाट इज एसटीएम, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं वुशल जीन के बारे में। व्हाट इज वुशल जीन, वुशल जीन मेंटेन करती है आइडेंटिटी ऑफ सैम, ये भी सैम की आइडेंटिटी ही मेंटेन करती है। और किस तरीके से मेंटेन करती है, ये मेनली स्टेम सेल के पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखती है, मतलब कि उसको मेंटेन करने का काम करती है कि उस एरिया में जितने भी स्टेम सेल प्रेजेंट है उसका पॉपुलेशन वहां पे बना रहे। देखा ये गया है कि अगर if mutated or lost the activity of meristem, it also activate the CLV gene। तो देखा ये गया है कि अगर ये म्यूटेट हो जाती है तो ये जो अपनी एक्टिविटी है जो ये शो कर रही है मेनली कि स्टेम सेल के पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके, वो स्टेम सेल की पॉपुलेशन उस एरिया में मेंटेन नहीं रह पाती है। और मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वहां पर, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा बिहेव नहीं कर पाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, ये वुशल ही कर रहा है, राइट। तो वुशल अगर म्यूटेट होता है तो वहां पे मेरिस्टेम जो यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है। और इट ऑल्सो एक्टिवेट दी CLV3 जीन।
अब वुशल क्या करता है, CLV3 जीन को, जिसे हम क्लेवाटा जीन कहते हैं, इसे भी एक्टिवेट करता है। और ये क्लेवाटा जीन जो है 3rd क्लास की जीन होती है। तो टोटल हमने जो यहाँ पर देखा, टोटल कितनी जीन होती है, टोटल जीन होती है 3। ठीक है, STM, वुशल एंड क्लेवाटा। हमने देखा STM वुशल को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, वुशल जो है CLV3 जीन को एक्टिवेट करवाने का काम करता है, और तीसरी जीन जो है CLV, जिसे हम क्लेवाटा जीन कह रहे हैं। लेकिन क्लेवाटा जीन की स्टोरी सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्लेवाटा जीन की बहुत अच्छी खासी जो है यहाँ पे एक डिटेल स्टोरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन Arabidopsis thaliana, 3 interacting clevata gene are required to regulate the size of the stem cell reservoir in the shoot apical meristem by controlling the rate of cell division। तो देखा ये गया कि टोटल 3 टाइप के क्लेवाटा जीन पाए जाते हैं, जो कि स्टेम सेल का जो रिजर्वर होता है उसके साइज को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ वहां पे जो सेल डिवीजन हो रहा होता है उसके रेट को भी कंट्रोल करते हैं। These gene promote the progression of मेरिस्टेम सेल toward the organ initiation। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करके रखा है। एक होता है सेल का लगातार डिवाइड होते रहना, ठीक है, सेल जो है लगातार डिवाइड होती जा रही है, इसको हम कहते हैं नॉर्मली डिवीजन। और एक क्या होता है, इस डिवाइडेड सेल का आगे चल के अपना फेट गेन कर लेना, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन इनिशिएट हो जाना। तो क्लेवाटा जीन क्या करती है, यहीं पर काम करती है, वो रेट ऑफ डिवीजन को कंट्रोल करती है और कहती है भाई अब डिवीजन करना बंद करो, अब इसको ऑर्गन में फॉर्म कर देते हैं। क्योंकि प्लांट को जब आप देखते हो तो वहां पर आपको सेल नहीं दिखते हैं, आपको ऑर्गन्स दिखते हैं, आपको लीव्स दिख रहा है, आपको स्टेम दिख रहा है, आपको फ्लावर दिख रहा है, वो सारे ऑर्गन हैं। तो वो खाली ऑर्गन ऐसे नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली वहां पे पहले सेल डिवाइड करेगा, सेल के बाद वहां पर ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा, तो उसका ऑर्गन में भी कन्वर्ट होना जरूरी है, इसी में मदद करती हैं क्लेवाटा जीन। तो वही ये दी जीन प्रमोट दी प्रोग्रेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, जो कि यहां पर था, ये थे मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि डिवाइड कर रहे थे टूवर्ड दी ऑर्गन इनिशिएशन। तो क्लेवाटा जीन प्रेजेंट रहता है तो ऑर्गन को इनिशिएट करने में मदद कर देता है। ठीक है, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्लेवाटा जीन का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। म्यूटेशन इन दीज जीन कैन डिले द ऑर्गन इनिशिएशन, वेरी सिंपल राइट। अगर ये क्लेवाटा जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, ये ऑर्गन का इनिशिएशन डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, और ऑर्गन जल्दी बनेगा नहीं, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मेरिस्टेम सेल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब क्या होगा, आप खुद सोचिए, क्लेवाटा जीन अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर सेल डिवाइड होते जा रहे हैं और एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने ज्यादा वहां पे सेल डिवाइड होकर मतलब प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो ऑर्गन फॉर्म करने के लिए फर्दर पाथवे में नहीं एंटर कर पा रहे हैं, क्योंकि पाथवे में एंटर करवाने का काम जो है क्लेवाटा जीन का होता है। अब जब ये एंटर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि जो सैम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसका साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन वो अपना मतलब कि वहां पे जो सेल बने हैं वो अपना डिफरेंशिएटेड फॉर्म आगे चल के नहीं ले पाएंगे, जो कि होता है एक ऑर्गन को फॉर्म करना। तो वो उस टाइम पे क्या होगा, क्लेवाटा जीन अगर म्यूटेट होता है तो अक्सर जो सैम होता है वो नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, लेकिन उस डिवाइडेड सेल का जो यूटिलाइजेशन है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, उसमें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर क्लेवाटा जीन काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आइडेंटिफाइड आफ्टर द इनलार्जमेंट ऑफ सैम ड्यू टू द म्यूटेटेड CLV जीन। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्लेवाटा जीन म्यूटेट होता है तो सैम का साइज बिगर हो जाता है। ठीक है, क्लेवाटा जीन टोटल 3 टाइप की है, CLV1, CLV2 एंड CLV3। ठीक है, CLV1 जो है ल्यूसिन रिच रिपीट्स रिसेप्टर काइनेज होता है, जिसे हम LRRK कहते हैं। द लिगेंड फॉर द CLV1 रिसेप्टर इज द स्मॉल पेप्टाइड इनकोडेड बाय द CLV3 जीन। और लिगेंड जो, क्योंकि हमने ये कहा कि CLV1 क्या हो गया, CLV1 यहाँ पर एक रिसेप्टर हो गया, तो इस रिसेप्टर का कोई ना कोई लिगेंड होना चाहिए। तो जो CLV3 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे एज अ लिगेंड काम करेगा। नेक्स्ट अगर बात आती है CLV2 की, तो CLV2 एक को रिसेप्टर की तरह काम करता है। को रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसेप्टर एंड लिगेंड के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उस इंटरेक्शन को और ज्यादा स्टेबलाइज करके उस उनके रिएक्शन को एज वेल एज उनके एक्शन को और ज्यादा स्टेब्लिश करना। सो इट इनकोड अ रिसेप्टर दैट इज को रिसेप्टर सिमिलर टू द CLV1 बट लैक द काइनेज डोमेन। लेकिन CLV2 भी को रिसेप्टर जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन इसके पास काइनेज डोमेन नहीं है, जबकि CLV1 के पास काइनेज डोमेन है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वेरी ऑब्वियस यहाँ से क्वेश्चन जो है अगर पूछना चाहेगा
कोई भी एग्जाम जिसमें भी ये पार्ट पूछा जा रहा है तो वहां पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि CLV 2, 3 एंड 1 में से किसके पास काइनेज डोमेन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गई सारी थ्योरेटिकल बातें कि CLV जो जीन होती हैं वो कैसे काम करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके बीच में रिलेशन कैसा है, तो देखिए देखने को यहाँ पर ये मिला है कि जो यहाँ पर CLV जीन्स होती हैं उनका रिलेशन वुशल के साथ होता है, लेकिन कैसे होता है, सी जो वुशल जीन होती है, वुशल जीन CLV3 प्रोटीन को एक्टिवेट करवाती है। ठीक है, लेकिन अगर CLV प्रोटीन एक्टिवेटेड है तो वो वुशल को इनहिबिट करा देती है। यानी यहाँ पे एक नेगेटिव लूप आपको दिख रहा है, राइट, कि किसी ने किसी को एक्टिवेट किया तो उसने एक्टिवेट होने के बाद जिसने उससे एक्टिवेट किया था उसने उसी को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो CLV जीन नेगेटिवली रेगुलेट द वुशल एक्सप्रेशन। तो हम ये कहते हैं कि CLV जीन जो है एक्चुअल में नेगेटिवली रेगुलेट करती है वुशल के एक्सप्रेशन को। तो एक बार हम इसके लूप को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वुशल ने क्या किया है, वुशल CLV3 को जो है पॉजिटिवली इंड्यूस करती है, यानी इसका एक्टिवेशन करवाती है, CLV3 एक्टिवेट हो गया। अब CLV3 अकेला एक्टिवेट होके तो कुछ करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन है जो कि एज अ लिगेंड काम कर रहा है, और आपको पता है लिगेंड अगर नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको रिसेप्टर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो अकेला तो काम करेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, वो CLV1 एंड CLV2 के साथ जो है बाइंड करके सिग्नलिंग चलाएगा। उस सिग्नलिंग की वजह से क्या होगा, वुशल को इनहिबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वुशल को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो सैम का साइज कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुशल क्या कर रहा था, वुशल जो है वहां पे स्टेम सेल का पॉपुलेशन मेंटेन कर रहा था। कैसे, वहां पे सेल लगातार डिवाइड कर रहे थे। वुशल ने क्या किया, वुशल ने जो वहां पे सेल लगातार डिवाइड कर रहे थे उसको, उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा था। अब हुआ ये कि वहां पे सेल डिवाइड होके अच्छा खासा, मतलब आप कह सकते हो एक अच्छे खासे एक्यूरेट अमाउंट में सेल डिवाइड होके प्रेजेंट है। तो वुशल क्या करता है, CLV3 को सिग्नल देता है कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी सेल बहुत ज्यादा डिवाइड कर चुके हैं, तुम खुद को एक्टिवेट करो ताकि तुम इन सेल को ले जाकर ऑर्गेनोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करवा सको और प्लांट में ऑर्गन बन सके। तो इसलिए वुशल क्या करता है, CLV3 को एक्टिवेट कर देता है। CLV3 क्या करता है, CLV3 CLV1 एंड CLV2 के साथ मिलकर सिग्नलिंग चलाता है। कैसी सिग्नलिंग, यहाँ पे सिग्नलिंग जो चलती है, पहली सिग्नलिंग ये होती है कि वुशल को इनहिबिट किया जाए। क्यों, क्योंकि वुशल अगर यहाँ प्रेजेंट रहता है तो वो लगातार स्टेम सेल का पॉपुलेशन जो है उसको बढ़ने में मदद कर रहा है, मेंटेन करने में मदद कर रहा है। तो अभी किसकी जरूरत है, अभी जरूरत है कि जो भी स्टेम सेल का प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोक दिया जाए, जो प्रोड्यूस हो रखे हैं स्टेम सेल उसका यूज करके ऑर्गन बनाया जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं, क्लेवाटा जीन के एक्टिवेशन और उनके सिग्नलिंग की वजह से वुशल का इनहिबिशन हो जाता है, यानी इसको नेगेटिवली रेगुलेट कर दिया जाता है और वुशल इनहिबिट हो जाता है। और उसके बाद जो है सैम का साइज इसी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। कैसा कंट्रोल, जैसा नॉर्मल साइज होता है। ठीक है, सैम का जो नॉर्मल साइज है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगा, ना ज्यादा छोटा होगा साइज सैम का, ना ज्यादा बड़ा होगा, जितना नॉर्मल रहना चाहिए उतना नॉर्मल होगा। और इतना ही नहीं, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ऑर्गन का भी फॉर्मेशन देखने को मिलने लगेगा प्लांट के अंदर। ये तो थी नॉर्मल कहानी। अब आपको अगर नॉर्मल स्टोरी समझ में आ गई है तो आप बहुत आसानी से इनके म्यूटेशन केसेस को समझ सकते हो। कैसे, देखिए जरा, मान लीजिए क्लेवाटा 1 जीन में म्यूटेशन हो गया, क्या होगा, कोई ऑर्गन बनाएगा नहीं। हेंस वुशल जो है किसी को एक्टिवेट भी करेगा तो ऑब्वियसली आगे का काम नहीं होगा, ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यानी होगा क्या कि जितने भी वहां स्टेम सेल डिवाइड कर रहे हैं वो एज इट इज वहीं पड़े रहेंगे और सैम का साइज जो है बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि जो भी सेल वहां डिवाइड कर रहे हैं वो ऑर्गन में नहीं फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर लॉस ऑफ फंक्शन होता है क्लेवाटा 1 जीन का तो सैम बिगर हो जाएगा, अगर क्लेवाटा 2 का होता है तो भी सैम बिगर हो जाएगा, क्लेवाटा 3 का होता है तो भी सैम बिगर हो जाएगा। कोई भी क्लेवाटा जीन अगर म्यूटेट होते हैं तो क्लेवाटा वाला सिग्नलिंग नहीं चलेगा, वुशल को रोका नहीं जाएगा, वुशल लगातार डिवाइड सेल को जो है सेल का पॉपुलेशन मेंटेन करता रहेगा, सेल डिवाइड करते रहेंगे और उनका ऑर्गन में फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोई भी क्लेवाटा जीन ले लीजिए, अगर वो लॉस ऑफ फंक्शन उनका हो जाता है या फिर वो अगर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो सैम का साइज बिगर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगर क्लेवाटा जीन में गेन ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब कि वुशल के बिना एक्टिवेट किए भी क्लेवाटा जीन ऐसे ही एक्टिवेट होते जा रहे हैं, अपने आप ही होते जा रहे हैं, वुशल उनको एक्टिवेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो सैम का साइज छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सैम के साइज को भी मेंटेन करने वाले वहां पे ऑलरेडी कुछ स्टेम सेल हैं। तो
वुशल क्या कर रहा है, वुशल तो यहाँ पे कंट्रोल बेसिस पे क्लेवाटा-3 को एक्टिवेट करवा रहा था। अब आप खुद सोचिए कि वुशल यहाँ पे स्टेम सेल के पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा है, अभी तक अच्छे से सेल डिवाइड नहीं हुआ है, और क्लेवाटा एक्टिवेट होकर उन सारे सेल्स को ले जाकर उसने ऑर्गेनोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करवा दिया। तो होगा ये कि जो सेल सैम का साइज मेंटेन कर रहे थे, उन सेल को भी लेके मतलब क्लेवाटा चला जाएगा और वहां पर जो है ऑर्गेनोजेनेसिस का फॉर्म मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट करवा देगा, जिसकी वजह से सैम का साइज छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए म्यूटेटेड एसटीएम है, एसटीएम जीन म्यूटेट हो गया या फिर वुशल जीन म्यूटेट हो गया, तो क्या होगा, रिजल्ट इन द सीडलिंग विथ नो और रिड्यूस सैम। क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सैम की आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, उसका डिवीजन प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो अगेन क्या होगा, सैम का जो भी साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा। तो इस ढंग से जो है हमने देखा कि शूट एपिकल मेरिस्टेम काम कैसे करता है, प्लांट में जो अबव ग्राउंड में स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये तीनों जीन आपस में इंटरप्ले कैसे करते हैं, और कैसे कौन इंटरैक्ट करके सैम के साइज को कंट्रोल करता है एज वेल एज ऑर्गेनोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरी वन। ओके, नाउ लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पर ये आपको लूप समझा के रखा है। मान लीजिए इफ देर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेम सेल प्रमोट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लेवाटा-3। जैसे जैसे स्टेम सेल का नंबर बढ़ता रहता है ना, मान लीजिए जो कि सैम प्रेजेंट है वहां पे लगातार सेल डिवाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे वहां पे सेल का नंबर बढ़ता है क्लेवाटा-3 का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, सो क्लेवाटा-3 विच इज अ स्मॉल पेप्टाइड बाइंड टू द क्लेवाटा-1 एंड सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ वुशल जीन। और ये किसकी वजह से भी हो रहा होता है, इसको एक्टिवेट करवाने का काम वुशल भी कर रहा होता है। तो देखने को ये मिलता है कि क्लेवाटा-3 एक्टिवेट होते ही क्लेवाटा-1 से जाकर बाइंड करता है, वुशल को जाकर इनहिबिट कर देता है, बिकॉज वुशल की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज ये स्टेम सेल के नंबर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में स्टेम सेल तो ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए वुशल को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, एज द स्टेम सेल नंबर डिक्रीजेस, क्योंकि उस एरिया से जो स्टेम सेल है उनको ऑर्गेनोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट जो स्टेम सेल होता है उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। तो होता यह है कि जिसकी वजह से जो है क्लेवाटा-3 का कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है, क्योंकि जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वहां पे वही क्लेवाटा-3 का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे थे। तो वहां पे अगर सेल का नंबर कम बच जाता है तो क्लेवाटा-3 ऑलरेडी कम हो जाता है। दिस अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ वुशल, जिसकी वजह से वुशल पे जो इनहिबिशन चल रहा था इनका वो कम पड़ जाता है और वुशल एक्सप्रेस हो जाता है, और दिस विल कॉज द इंक्रीज इन द सेल नंबर। और वुशल वापस से जो है सैम वाले एरिया में एक्टिव होकर वहां का सेल डिवीजन करवाने लगता है, स्टेम सेल का डिवीजन करवाने लगता है, और इस तरीके से सैम का साइज मेंटेन होता है। जैसे जैसे सेल डिवाइड करेंगे वापस से ये लूप चल पड़ेगा। तो ये रहा पहला स्टेप, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, और ये लूप चलता रहता है जब तक अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर बनके रेडी ना हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि डीबीटी से आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, इन क्लेवाटा म्यूटेंट ऑफ अराबिडोप्सिस सैम साइज एंड द एक्सप्रेशन ऑफ वुशल इज इंक्रीज्ड। तो बोला ये गया है कि क्लेवाटा म्यूटेंट है जिसमें कि सैम का साइज एंड वुशल का जो एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज हो गया है। तो वेरी ऑब्वियस इंक्रीज तो होगा ही, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन ऐसा है कि अगर क्लेवाटा नहीं रहता है तो वुशल जो है सेल का डिवीजन ज्यादा करवाता रहेगा, एज वेल एज साइज जो है सैम का इंक्रीज हो जाएगा। फिर बोला है सैम साइज इज रिड्यूस इन द वुशल म्यूटेंट प्लांट, और अगर वुशल म्यूटेंट प्लांट है तो उसमें सैम का साइज रिड्यूस हो जाएगा। आपको जो है यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ दीज टू जीन्स। तो पहला है क्लेवाटा पॉजिटिवली रेगुलेट द वुशल एक्सप्रेशन। नो, क्लेवाटा पॉजिटिवली रेगुलेट नहीं करता है वुशल के एक्सप्रेशन को, एंड नेगेटिवली रेगुलेट द सैम साइज। तो क्लेवाटा का जो रिलेशन होता है वुशल के साथ वो होता है नेगेटिवली। ठीक है, नेगेटिवली रेगुलेशन यहाँ पे देखा जाता है। सेकेंड है क्लेवाटा नेगेटिवली रेगुलेट द वुशल एक्सप्रेशन, यस, एंड वुशल पॉजिटिवली रेगुलेट द सैम साइज, यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर ट्रू हो जाता है, क्योंकि क्लेवाटा अगर एक्टिव होता है तो वो वुशल को इनहिबिट करता है, राइट। तो इसी को हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। और वुशल जब प्रेजेंट रहता है, वुशल जितना ज्यादा प्रेजेंट रहता है सैम का साइज उतना ही बढ़ता जाता है, मतलब दिस इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो गया वो हो गया सेकंड। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।